नमस्कार साथियों, आप लोगों के सामने आज मैं 64वीं बीपीएससी के लिए एक क्वेश्चन समान अध्ययन का जो पहला खंड होता है इतिहास, जो बिहार से संबंधित होता है, उसी पर एक क्वेश्चन लेकर के आया हूं। गेस मैंने कर दिया है तो उसी गेस को आधार बना करके तैयारी कीजिए। मैं यह क्वेश्चन इसलिए लेकर के आया हूं कि जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं मौर्य कला पर, उसमें कुछ आपकी मदद हो जाए। साथियों, मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। यह मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तीसरा इसमें क्वेश्चन बनेगा कि बिहार में मौर्य कला की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जब बिहार शब्द लग जाएगा तो केवल बिहार में जो मिला है साक्ष्य मौर्य कला का, तो वह आप शामिल कीजिएगा क्वेश्चन को समझते हुए। तो साथियों, यहाँ हम लोग शुरू कर रहे हैं मौर्य कला। मैंने यहाँ अध्ययन के लिए मौर्य कला को दो भागों में बांट दिया है। एक है राजकीय कला और दूसरा है जन कला। दो भागों में यह बटा हुआ है। राजकीय कला समृद्ध कला थी, इसलिए कि इसमें राजाओं का संरक्षण प्राप्त था और धन का कोई अभाव यहाँ पर नहीं था। जन कला आम लोगों की कला थी, इसलिए यहाँ धन का अभाव था। तो इसकी तुलना में यह ज्यादा विकसित नहीं हुआ, फिर भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। अब हम लोग आप नोट्स बनाएंगे तो राजकीय कला में यह पॉइंट शामिल कर देना है। राजप्रसाद, स्तंभ लेख, स्तूप और गुहा लेख। जन कला में यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, मृदभान मिट्टी का बर्तन और अन्य मूर्ति जो मिला है वह शामिल कर देना है। साथियों, राजकीय कला में मैंने पहला यहाँ लिया है राजप्रसाद, राजमहल जिसको कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, यही पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद का निर्माण कराया था, जो लकड़ी का बना हुआ था। अधिकाधिक प्रयोग, इसमें ईंट का भी प्रयोग जो है वह किया गया था, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता जो थी वह लकड़ी के प्रयोग की बात जो है वह कहा गया है। तो यह शामिल कीजिएगा। फिर स्तंभ लेख, राजकीय कला का यह सबसे मुख्य विशेषता है। स्तंभ लेख अशोक के द्वारा इसको जारी किया गया था और चुनार के बलुआ पत्थर से यह स्तंभ लेख जो है वह निर्मित था। ये सब विशेषता है। और यह शिलाखंड के रूप में काट करके निर्मित कर दिया गया था। माना जाता है कि यह 50 फीट जमीन के अंदर और 50 फीट लगभग ऊपर है। इसका आधार जो है ना वह चौड़ा है और शीर्ष जो है वह पतला होते गया है। जैसे ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ऐसे यह चौड़ा और यह पतला, यह इस रूप में बनाया गया है, गोल आकार का है। इसकी पॉलिश जो है वह आज भी बरकरार है। साथियों, यह स्तंभ जो है अंदर से खोखला नहीं है, सॉलिड है बिल्कुल, और इसमें किसी भी प्रकार का जोड़ जो है वह नहीं है। तो यह सब विशेषता है। इसके शीर्ष पर यहाँ उल्टा कमल, जिसको अवांगमुखी कमल के नाम से जानते हैं, वह जो है बनाया गया है और उसी पर विभिन्न पशुओं की आकृति जो है वह अंकित कर दिया गया है। तो साथियों, इस रूप में स्तंभ लेख सबसे महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में स्थापित हो जाता है। कुछ स्तंभ लेख का नाम इसमें डाल देना है, जैसे दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, लौरिया अरेराज जो बिहार का है, लौरिया नंदनगढ़ जो बिहार में है, रामपुरवा स्तंभ लेख जिस पर वृषभ की आकृति अंकित है, बिल्कुल ही देखने में सजीव लगता है। तो यह स्तंभ लेख में हम लोग शामिल कर सकते हैं। उसके बाद स्तूप, भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर पर ईंट से अर्धचंद्र आकार का स्तूप बनाया जाता था और छत्रक और हर्मिका इसकी मुख्य विशेषता है। कच्ची ईंट और पक्की ईंट दोनों ईंटों का प्रयोग जो है इसमें कर दिया जाता था। बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान,
उसके अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने अधिकांश स्तूपों को नष्ट। राजगीर का शांति स्तूप, धमेक स्तूप है, सारनाथ का स्तूप है। तो यह सब तथ्य के रूप में आप स्तूप में शामिल कर लीजिए। फिर गुहा लेख, चट्टानों को काट करके गुफा बनाया गया और उस पर कुछ लेख अंकित कर दिया गया। अशोक ने और उसके पौत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए गया के बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था, जिसमें लोमस ऋषि का गुफा है, कर्ण चौपड़ गुफा है, गोपी गुफा है, सुदामा गुफा है। सबसे बड़ा गुफा जो है वह गोपी गुफा है। तो यह हम लोगों के राजकीय कला के अंतर्गत महत्वपूर्ण तत्व है और इसको लेकर के आप नोट्स जो है वह तैयार कर सकते हैं। उसी तरह जन कला है, तो जन कला की मुख्य विशेषता इसमें यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो है वह प्राप्त हुआ है, जिसमें यक्षिणी की मूर्ति सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी पटना के दीदारगंज से जो यक्षिणी की मूर्ति मिला है, चामर ग्रहणी उसका नाम रखा गया है। और आप पटना संग्रहालय में जाएंगे तो वह यह मूर्ति आज भी स्थित है और इसकी चमक जो है आज भी स्थित है। इस मूर्ति को देखने से शारीरिक बनावट जो किया गया है और अंगों को उकेरने का प्रयास जो किया गया है, लगता है मूर्ति अभी बोल देगी। बिल्कुल ही सजीव जो है वह लगता है और यह स्पष्ट करता है कि मौर्य काल में महिलाएं सजने संवरने में अधिक जो है वह रुचि रखती थी। यक्ष की मूर्ति मथुरा के परखम नामक स्थान से यक्ष की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है। पटना के लोहानीपुर नामक स्थान से एक नग्न मूर्ति मिला है, जिसको विद्वान कहते हैं कि यह जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है। मृदभांड भी यहाँ मिला है बहुत अधिक मात्रा में। तो चमकदार, काला लाल चमकदार मृदभांड की बात यहाँ की जाती है और यह इस समय काफी अधिक लोकप्रिय था। अन्य मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अन्य मूर्ति में मृण मूर्ति हम लोग कहते हैं, टेराकोटा, जो छोटे छोटे मूर्ति जो है बनाए जाते थे, जो पशु पक्षियों के रूप में भी है, देवताओं के रूप में भी है। तो इसको हम लोग जन कला के अंतर्गत शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ मुख्य विशेषता है यक्षिणी, चामर ग्रहणी नाम है। और यहाँ मुख्य विशेषता है स्तंभ लेख। अब इसमें विवेचना करें लिखा हुआ है, चाहे आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो कुछ विद्वानों ने यह कहा है कि यह मौर्य कला जो है वह ईरानी कला से प्रभावित था, जैसे राजप्रसाद, जैसे स्तंभ। लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि यह ईरानी कला की देन नहीं है, बल्कि राजप्रसाद जो बनाया गया था वह हड़प्पा सभ्यता का अनुकरण था। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वहां पर 3 मंजिल तक मकान जो है प्राप्त हुआ है, तो उसी से ले लिया गया, न कि ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस से लिया गया। दूसरा, स्तंभ लेख की अगर बात करें तो ईरान में जो स्तंभ प्राप्त हुआ है वह अंदर से खोखला है, उसमें जोड़ है और आधार तथा शीर्ष एक समान है, चौड़ा और पतला नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, यह भारतीय देन है, यह हड़प्पा सभ्यता की अनुकरण है।